guys, I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube channel. एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बीसी के चैप्टर 2 का सुपर रिवीजन। एंड आज दोस्तों बीसी के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1। यस, सो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको दोस्तों पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी गई है। इस पे हमारे डेली सेशन के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप जो है दोस्तों अगर मेरे सारे सेशन देखना चाहते हैं, सारे रिवीजन सेशन देखना चाहते हैं, तो इन सब की लिंक एक जगह पे आपको मिल जाएगी जो कि livedaily.me/ca livedaily। इस लिंक पे चले जाना। यहाँ पे आप एमवी सर वाले टैब पे अगर जाएंगे, एमवी सर वाले टैब पे जाइए तो वहां पे आपको मेरे सारे सेशन की लिंक्स एक जगह पे मिल जाती है। यस, सो आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपके एग्जाम दिसंबर 2021 में है, जो कि ऑब्वियसली ये वीडियो दिसंबर 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोगों के लिए हमारी पूरी बाहुबली टीम आरटीपी एमटीपीएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच लेके आई है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। यस, सो गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड वहां पे आप आपका गोल सिलेक्ट कीजिए सीए फाउंडेशन। तो वहां पे जाके आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस मिलती हैं, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स एंड आइकॉनिक में मिलते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर एंड बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एमवी सर कोड यूज करें तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, या तो आप चाहो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। मई 2022 स्टूडेंट्स के लिए ये वाला सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। तो कॉम्बो लीजिए 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का, राइट। तो आप प्लस का कॉम्बो या आइकॉनिक का कॉम्बो ले सकते हैं। अगेन यूज कोड एमपी सर, तो आपको जबरदस्त 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, सो आइए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बीसी के चैप्टर 2 का नाम क्या है बताइए? बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। बीसी के चैप्टर 2 का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या सब लोग रेडी बताइए? थम्स अप करके बताइए क्या सब लोग रेडी है? फास्ट, जल्दी से। यस, ओके, चलिए। चलिए, ओके। यस, तो दिव्यांश जो है, यस, तो दिव्यांश जो है, जल्दी से सुनिए मेरी बात। ये कौन है बताओ? ये हमारा दिव्यांश है, राइट। तो दिव्यांश क्या बोलता है? दिव्यांश बोलता है कि यार, है ना, दिव्यांश जो है क्या बोलता है कि उसको ना बिजनेस करना है, राइट। दिव्यांश उसको बिजनेस करना है और बोलता है कि मैं जो हूं, मैं बिजनेस करूंगा कहां पे बताइए? दुनिया से दूर होकर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, राइट। स्पेस में जाके बिजनेस करूंगा जहां पे कोई भी ना हो। याद आ रही बात है? हाँ, जहां पे कोई भी ना हो मैं वहां पे बिजनेस करूंगा। खुद ही गुड्स खरीदूंगा, खुद ही गुड्स को बेचूंगा, है ना। एक जेब से पैसे निकालूंगा, दूसरे जेब में पैसे डालूंगा। तो मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसे बिजनेस हो सकता है? मुझे बताइए फास्ट, जल्दी से। ओके, नहीं सर, ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता, राइट। तो हम पहला पॉइंट यही पढ़ते हैं इसके अंदर कि बिजनेस डज नॉट फंक्शन इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या? एक ऐसी जगह होती है जहां पे कुछ भी ना हो, उसे वैक्यूम बोलते हैं। तो बिजनेस ऐसे अकेले में जाके, सुमड़ी में जाके नहीं हो सकता। बिजनेस हमेशा किसी ना किसी एनवायरनमेंट के विद इन होता है। तो बिजनेस फंक्शंस विद इन अ होल गैम्बिट ऑफ रिलेवेंट एनवायरनमेंट एंड हैव टू नेगोशिएट देयर वे थ्रू इट, है। तो आपका जो बिजनेस है उसके क्या करना पड़ता है बताइए? फास्ट, आपका बिजनेस किसी ना किसी एनवायरनमेंट में ही जो है फंक्शन करता है। और एनवायरनमेंट मतलब क्या? एनवायरनमेंट मतलब क्या कि आप जब बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस
factors and conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies and actions। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो किसी एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करता है, एज इन कि आपके बिजनेस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर्स या आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। क्या आपको बिजनेस करने के लिए, क्या आपको बिजनेस करने के लिए जो है कस्टमर्स जरूरी है? बताइए फास्ट, यस और नो। क्या कस्टमर्स जरूरी है? यस और नो बताइए। यस। क्या आपको बिजनेस करने के लिए जो है क्रेडिटर्स जरूरी होते हैं, या क्रेडिटर्स होता है अगर आप बिजनेस करते हैं? यस। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो आपको बहुत बार आप क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्रेडिटर्स होते हैं। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट बात क्या आती है बताइए? गवर्नमेंट। तो क्या आप जब भी बिजनेस करते हैं तो क्या आप जो भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां पे कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है, वहां पे कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं? यस और नो? यस सर। तो गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। यस। सप्लायर्स जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, अगर इनसे क्रेडिट पे खरीदते हैं तो यही सप्लायर्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या आपके एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो आपके तरह ही गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये कुछ एग्जांपल्स है ऐसे फैक्टर्स का जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे फैक्टर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो बताइए फास्ट। ओके, ठीक है। तो ये हमारी चीज आती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट। चलिए, तो अब मुझे बताइए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा या दिन ब दिन बदलता रहेगा? बताइए जल्दी से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए बताइए। क्या करेंगे बताइए? कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? वेदर द एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट और चेंजिंग। तो बोलते हैं एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बार बार जो है एनवायरनमेंट जो बदलते रहता है ना। क्या आपके एनवायरनमेंट में कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स क्या होते हैं? उनके क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दिन ब दिन चेंज हो सकते हैं? यस बेटा। अब मैं आपको क्लास के बाहर निकालूंगा, ठीक है? ओम नहीं, ओम नहीं, कौन है ये? गीतांजलि जी, कृपया करके ऐसी हरकतें ना लिखें, ठीक है? चलिए इधर देखें, चलिए इधर देखेंगे। यस। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिए इधर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका एनवायरनमेंट जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट में कौन होते हैं? कस्टमर्स। क्या कस्टमर्स का जो क्या बताइए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, क्या वो बदलते रहता है दिन ब दिन? बताइए। यस। क्या आपके एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट है, क्या वो लॉज एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस में? यस। आपके एनवायरनमेंट में जो कॉम्पिटिटर्स है, क्या वो भी नई नई स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं दिन ब दिन? बताइए। यस। मतलब क्या आपका बिजनेस एनवायरनमेंट दिन ब दिन बदलते जाता है? यस। तो देखो वही बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग, इट ऑलवेज हैज एंड ऑलवेज विल। सो द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी इज, क्या बताइए? सर्वाइवल। की कैसे इस चेंजिंग, इस बदलते वातावरण में, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम हमारे बिजनेस को कैसे लंबे समय तक सरवाइव करके रख सकते हैं, हमारे बिजनेस को कैसे हम लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। यही एक बेसिक चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। समझ में आ रही बात है? ओके। एंड अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक सरवाइव करवाना चाहते हो तो आपके अंदर दो कैपेबिलिटीज, दो एबिलिटीज होनी चाहिए। कौन से बताइए? द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड द एबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी टू प्रॉस्पर का मतलब क्या है? क्या आपके अंदर सक्सेसफुल होने की एबिलिटी होनी चाहिए। देखो, ऐसा जरूरी है क्या कि पहली बार में ही आपको सक्सेस मिल जाए बिजनेस में? से जरूरी है कि पहले बार में ही आपको सक्सेस मिल जाए? नहीं। तो जब पहले इनिशियली एक दो बार फेलियर्स आपको आते तो आपको क्या धैर्य रखना है, कोशिश करते रहना है, धीरे धीरे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो एबिलिटी टू प्रॉस्पर ये सबके अंदर नहीं होती, राइट? तो आपके अंदर एबिलिटी टू प्रॉस्पर होना चाहिए कि भले ही कुछ फेलियर्स भी आपको सामना करना पड़े, फिर भी आप क्या रखें? पेशेंस रखें, एंड फ्यूचर में आपको जरूर कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी, राइट? नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू चेंज, कि एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदल रहा है तो आपको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते जाना चाहिए। समझ में आ रही बातें? बोलो ना।
है ना। तो आप जो है आपके अंदर एबिलिटी टू चेंज होना चाहिए। अगर आप बदलते समय के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट चेंज नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो सकते हैं। समझ में आ रही बातें, है ना। जैसे अगर आज भी कोई वो डब्बा फोन बनाएगा तो क्या होगा, क्या आज के केस में वो डब्बा फोन चलेंगे क्या आज के दिन में? सर मुझे तो यही बनाना है। अरे सब जगह पे स्मार्टफोन चल रहे हैं तो हम क्या करें, हम तो डब्बा फोन ही बनाएंगे। तो क्या है, डब्बा फोन चल पाएंगे क्या आज के जमाने में, बताइए, यस और नो बताइए, चल पाएंगे क्या? नहीं। आपको समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करना पड़ेगा, काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। समझ रहे, ये इसका पॉइंट है। आगे बढ़े, बताइए फास्ट। यस, क्या आगे बढ़ सकते हैं, बोलो, यस और नो बताइए फास्ट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। चलिए, चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आप चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अराउंड 5 करोड़ न्यू फर्म्स हर साल क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ न्यू फर्म्स आर बॉर्न एवरी ईयर, मतलब हर साल 5 करोड़ जितनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। इस पे कोई एमसीक्यू आएगा नहीं, राइट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि विच आर द टू कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू क्या सर्वाइव ओवर अ लॉन्ग टर्म। ओके, यस, इसका मतलब क्या है कि हर दिन 1,37,000 फर्म्स स्टार्ट होती है एंड अराउंड उतनी ही फर्म्स हर दिन बंद भी हो जाती है। तो इतने इतने स्पीड से नई नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस बंद भी हो रही है इतने स्पीड से। समझ में आ रही बात है। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, मैंने नोकिया की केस स्टडी बताई थी इसके अंदर कि नोकिया भी क्या था, 1995 में बेटा नोकिया आया था हमारे इंडिया के अंदर, और सबसे पहला नोकिया फोन इन्होंने बनाया था 1995 में। हर चीज में नंबर 1 था। पहला रिंगटोन नोकिया ने बनाया, पहला हिंदी मेनू नोकिया कंपनी ने बनाया, पहला कैमरा फोन मेड फॉर इंडिया फोन, हिंदी एसएमएस फोन, फर्स्ट वाईफाई फोन, हर चीज में नंबर 1 था। कौन, नोकिया। लेकिन 2007 में नोकिया जो है क्या हो गया, मार्केट से बाहर हो गया इंडिया में। ऐसा क्यों हुआ बताइए, राइट। तो बट वेयर इज नोकिया नाउ, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आज नोकिया का मोबाइल फोन यूज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2007 में भी यही चीज हुई थी कि एनवायरमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे एंड नोकिया ने उसको क्या दिया, एनवायरमेंट को भाव नहीं दिया। नोकिया बोलता मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा। तो सब लोगों ने नोकिया को क्या क्या किया, सब लोगों ने नोकिया को क्या किया, सब ने नोकिया को नो किया, है ना। हाँ, याद आ रहा है, बताइए। यस, तो क्या लिखा है, आफ्टर 2007 नोकिया फेल्ड टू सेंस द ट्रेंड्स वर चेंजिंग, है ना। तो 2007 में जो है लोगों के प्रेफरेंसेस, लोगों की इच्छाएं बदल रही थी और नोकिया जो है अपने वही पुराने जमाने वाले मोबाइल फोन बना रहा था। पहला आईफोन भी 2007 में ही आया था, याद आ रहा है, ये मैंने बताया था, याद है आपको, बताया था पहले आईफोन के बारे में हमने आज डिस्कस किया था एप्पल वाले कंपनी में, है ना। यस, चलिए, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि पहला आईफोन भी 2007 में लॉन्च हुआ। तो आईफोन जो था उसने पूरा मतलब मोबाइल फोन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। ऐसा कोई फोन था ही नहीं आईफोन के पहले जो टच स्क्रीन हो पूरा का पूरा, जो पूरा टच स्क्रीन हो, एक ही बटन हो, जिसके अंदर मूवी भी चलती, गाने भी सुन सकते, कॉल भी लगाओ, सब चीजें उसी मोबाइल से हो। समझ रहे, तो ऐसा पहला आईफोन जब आया ना तो सब लोग एकदम शॉक में आ गए थे, है ना। तो एप्पल में iOS होता है ना, जैसे कि आपके अपने जो नॉर्मल जो रियलमी MI फोन है तो उसमें एंड्रॉइड सिस्टम होता है, वैसे एप्पल में iOS सिस्टम होता है। तो लोगों को एंड्रॉइड, लोगों को iOS ज्यादा पसंद आ रहा था और नोकिया वाला अपना पुराने जमाने का, बाबा आदम के जमाने का सिम्बियन टेक्नोलॉजी यूज करता था अपने मोबाइल में, जो बहुत स्लो था एंड्रॉइड और iOS के कंपैरिजन में।
तो इसीलिए लोगों को बोला यार ये तो क्या वही वही बना रहा है पुराने जमाने की चीजें, हमको अच्छी चीजें चाहिए। ठीक है, यस। हाँ देख सकते हैं रितेश जी, देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना रितेश? आप देखो तो सही, आपको समझ में आ रही ना बातें, बस तो देखो ना बेटा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देन चार्ल्स डार्विन की बातें आती है इसमें, क्या बताइए कि चार्ल्स डार्विन जी बोलते हैं कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट विल सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के इसने इन्होंने बातें की थी। हमारे बचपन में साइंस में हम पढ़ते थे चार्ल्स डार्विन जी के बारे में कि वही स्पीशीज, वही लोग लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं जो क्या होते हैं, जो अपने आप को चेंज, जो अपने आप को बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। याद आ रहा है? ऐसा बचपन में हम पढ़ते हैं। यही चीज को आप बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? कि जैसे कि हमने इसमें अनिल अंबानी का एग्जांपल लिया था, तो मुक्कू का छोटा भाई कौन है? अनिल अंबानी, है ना? तो मुक्कू का छोटा भाई है अनु, है ना? मुक्कू का छोटा भाई मुकेश अंबानी का छोटा भाई अनु। तो अनिल अंबानी जो है उनका तो पूरा बिजनेस बंद हो गया अभी, है ना? क्या आपको नहीं लगता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, पैसे वाइज सोचो कि क्या उसका पैसा नहीं था क्या? बताओ। अनिल अंबानी भी कुछ तो भी 2000 आई गेस 10 के आसपास, है ना, 6th रिचेस्ट व्यक्ति था, है ना? इतना पैसा था, राइट? इसके पास, अनिल अंबानी के पास। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं था क्या? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। ऐसा पैसों के रूप में देखना स्ट्रॉन्गनेस। अच्छा, क्या इंटेलिजेंट नहीं था? बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो अनिल अंबानी। क्या फिर भी उसका बिजनेस सारे बंद हो गए क्या? क्या फिर भी उसके सारे बिजनेस बंद हो गए क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि वो भी अपने बिजनेस में जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाया। समझ रहे? ये एक प्राइमरी रीजन है कि जब जियो वगैरह आए तो उनका जो, आपको पता है कि रिलायंस आता था, ये जो है ना, ये रिलायंस अनिल अंबानी वाला था। समझ रहे? है ना? इसका कुछ बोलते थे एडीए, ऐसा बोलते थे, एडीए जी, है ना? रिलायंस एडीए जी, इसका मतलब क्या है? अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी का था क्या? ये वाला रिलायंस जो मैं अभी गा रहा था। समझ रहे हो? जैसे ही जियो आया, ये टैं का पूरा टैं हो गया। वो टैं करते बच गया बस, एंड में कुछ बचा ही नहीं पूरा बाहर, मार्केट के पूरे बाहर खत्म ही, टाटा ही होगा उसका। समझ रहे हो? हाँ तो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया लंबे समय। तो वही है, तो क्या है बताओ? वही ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा लंबे समय तक जो क्या हो, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्या हमारा बिजनेस जो है, क्या हमारा बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट के फैक्टर के वजह से अफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल। जैसे कि हाँ, जैसे कि क्या बताइए? हाँ, जैसे कि क्या बताइए? जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई नया पॉलिसी ला लिया, जैसे कि जीएसटी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो क्या जीएसटी अफेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को? बताइए, है ना? उनके काम करने के तरीके को अफेक्ट कर सकता है। यस। जैसे कि आपके किसी कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो क्या आपका सेल अफेक्ट होगा? लोग तो नया प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे। फील आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? तो क्या एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके बिजनेस करने के तरीकों को? यस। अच्छा, क्या आप खुद भी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जैसे कि जियो, क्या जियो अपने अलग अलग प्लान्स लाके एनवायरनमेंट में जो एयरटेल है, जो बीएसएनएल है, क्या इसको अफेक्ट करता है अपने प्लान से? यस। मतलब कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एनवायरनमेंट को, एंड हमारा एनवायरनमेंट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ मारी बात है? यस और बताइए फास्ट जल्दी से। यस। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बिजनेस करने का तरीका टेक्नोलॉजी के वजह से और ज्यादा तेजी से बदलते जा रहा है ना? तो देखिए, द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड फास्टर कम्युनिकेशन हैव लेड टू इवॉल्वमेंट ऑफ न्यूअर काइंड्स ऑफ बिजनेस।
क्या पहले के जमाने में ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह देखने को मिलता था आपको कि इंटरनेट से कभी भी कुछ भी बुक कर लो, है ना, रात को कुछ ज्यादा बुक कर लो, अगले दिन सुबह घर पे आ जाता, ऐसा होता था क्या पहले? नहीं। पर अब किसकी वजह से? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, ये सारे नए नए बिजनेस करने के तरीके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला। यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे आता है एमसीक्यू कि a successful business has to dash dash and dash to various opportunities and threats in the environment। तो क्या बोलोगे? आपको सबसे पहले अगर आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? ऐसे फैक्टर्स जिसको अगर आप यूज करें तो आपको उससे फायदा हो सकता है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड थ्रेट क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जिसको अगर आप यूज करें तो जिससे आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको बच के रहना पड़ता है थ्रेट से, एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ता है ना। तो आपके एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है क्या होने चाहिए बताओ? जो होते हैं उसे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर अप्रेज करना है, एनालाइज करना है कि इसमें से कौन से थ्रेट से बचने की जरूरत है, कौन से अपॉर्चुनिटीज को मैं किस तरह से ग्रैब करूं, उसका स्ट्रेटेजी बनाओ, एंड देन उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, रिस्पॉन्ड करो एनवायरनमेंट को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और थ्रेट से बच जाओ। तो क्या करना है वापस से? अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। समझ में आ रही बात है? यस और नो? सबको समझा गया? नेक्स्ट, the business must continuously monitor and adapt itself if it is to survive and prosper। नेक्स्ट एमसीक्यू ये आता है, तो एक ये एमसीक्यू हो गया, अगला एमसीक्यू ये हो गया कि अगर आपके बिजनेस को आप लंबे समय तक सरवाइव करवाना चाहते हो, अगर आप लंबे समय तक सक्सेसफुल रहना चाहते हो, तो आप देखो, समझो, मैंने आज एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया एंड मैं घर पे जाके बैठ गया, तो ऐसा चलेगा क्या? अरे हर दिन एनवायरनमेंट अपडेट होते जा रहा है, तो मुझे ये जो चेकिंग है, ये जो मैं चेक कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं एनवायरनमेंट को, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करना पड़ता है। तो मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को चेकिंग करनी पड़ेगी, कौन से चेंजेस हो आ रहे हैं, एंड क्या उन चेंजेस के हिसाब से मुझे अडेप्ट करने की जरूरत है क्या। तो अब फिर से एमसीक्यू क्या आता है इस पे, ये एमसीक्यू आता है इधर, इधर एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू आता है? द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली डैश एंड डैश इटसेल्फ इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। तो क्या बोलेंगे? मॉनिटर एंड अडैप्ट। एंड यहाँ पे क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करो, देन अप्रेस करो, एंड देन रिस्पॉन्ड करो। समझ में आ रही बातें? बताइए फास्ट। यस, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट बात। देन हमने ना एक मैनेजमेंट के बंदे थे जिनका नाम है ग्लॉक एंड जॉर्ज। जिनका नाम क्या है? ग्लॉक एंड जॉर्ज। ऐसे दो बंदे थे जिन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन दिया था कि जितने भी फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म होते हैं और जो उसे अफेक्ट करते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अराइज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स है उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट में गिनते हैं। तो हमारे ग्लॉक एंड जॉर्ज बोलते थे कि सिर्फ आउटसाइड फैक्टर्स ही बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, लेकिन बाद में कुछ नए ऑथर्स आए एंड उन्होंने बोला ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी नहीं, इंटरनल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इतना है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। समझ में आ रही बात है? बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है या बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो पहला क्या है? इट इज मल्टी फसीटेड। इट इज मल्टी फसीटेड मतलब क्या? फसीटेड मतलब क्या? फेस, मल्टी चेहरे,
एक ही चीज के मल्टीपल चेहरे होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ रही बातें? जैसे कि मेरी बात सुना ध्यान से, मेरी बात सुना ध्यान से। जैसे कि ऑनलाइन वेब सीरीज जब आजकल ऑनलाइन वेब सीरीज आती रहती है, तो क्या ये ऑनलाइन वेब सीरीज ऑफलाइन थिएटर वालों के लिए एक थ्रेट है क्या? कि जब ऑफलाइन थिएटर बाद में चालू होंगे तो लोग जाएंगे ही नहीं, सब तो ऑनलाइन घर पे बैठ के दिख जाता है, मोबाइल पे या टीवी पे, है ना? बस मोबाइल चालू करो, वहां पे देखने को मिल जाता है आपको सारी चीजें। तो ऑफलाइन थिएटर में कोई जाएगा क्यों? मतलब कम लोग जाएंगे। तो क्या है कि ऑफलाइन थिएटर्स के लिए थ्रेट है ये चीज। एंड यही सेम चीज ऑनलाइन वेब सीरीज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि जियो, बीएसएनएल, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि सब लोग आजकल ऑनलाइन वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखते हैं, सब लोग आजकल ऑनलाइन वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इसलिए ज्यादा इंटरनेट का यूसेज होगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का के लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी साबित होता है। ये समझ में आ रही बात है? यस और नो बताइए फास्ट। यस, तो मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट का कोई भी एक चेंज किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी किसी के लिए थ्रेट हो सकता है। अ सेम डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर वन कंपनी एंड थ्रेट फॉर अनदर कंपनी। एक ही चेंज का अलग अलग कंपनी के लिए क्या है, दोहरे चेहरे। समझ में आ रही बात है? बताओ फास्ट जल्दी से, यस और नो? यस, ओके। और एक चीज बता दूं, इसको हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बताइए? characteristics of business environment, right? Characteristics of business environment का हमने क्या बनाया है, एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया है ना? तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है बताइए? इसका मेमोरी टेक्निक क्या है बताइए फास्ट? इसका मेमोरी टेक्निक है MIDC, है ना? तो नागपुर में एक जगह है, पता है, इंडस्ट्रियल जगह है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, उस एरिया का नाम है MIDC। एक्चुअल में आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, सही में MIDC एक एरिया है, ठीक है? हाँ, तो देखिए MIDC, M से मल्टीफेसिटेड, I से फार रीचिंग इम्पैक्ट, D से डायनामिक एंड C से कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो मल्टीफेसिटेड मतलब क्या, सेम चीज का क्या है, मल्टीपल चेहरे, सेम डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट, जैसे कि हमने नोकिया का एग्जांपल लिया कि जब भी एनवायरनमेंट बदलता है, अगर आप जो है इस एनवायरनमेंट के, हाँ, अगर आप इस एनवायरनमेंट के को इज्जत नहीं देंगे, अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत डीपली इंपैक्ट होता है। समझ रहे हैं कि द एनवायरमेंटल चेंजेस हैज एन इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन सेवरल डिफरेंट वेज। कि जब एनवायरमेंट बदला तो नोकिया ने क्या किया, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं किया, तो क्या हुआ बताओ जल्दी से? इसकी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो गई। समझ में आ रही बात है? यस और नो बताइए? यस। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप क्या करता है, वो पहले टेक्सटाइल सेक्टर में था सिर्फ, फिर वो सीमेंट सेक्टर में गया, रिटेल सेक्टर में गया, एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गया, एंड टेलीकॉम सेक्टर में आइडिया आदित्य बिरला का है। तो ऐसे मल्टीपल बिजनेस क्यों करते हैं लोग? तो उनको लगता है कि यार अगर टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ एनवायरनमेंट बदला और अगर इसमें लॉसेस हुए तो बाकी कंपनीज मुझे संभाल लेंगी ना, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक, क्या एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है? यस, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है ना? जैसे कि पहले के जमाने में जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो कैसे पैसा कमाती थी, रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स रख के, है ना? सॉरी, पहले कैसा चलता था, आपका म्यूजिक सीरीज बिकती थी, म्यूजिक सीरीज एंड कैसेट्स बिकते थे गानों के। आजकल क्या है, आजकल तो यूट्यूब पे गाना आ जाता है और आप यूट्यूब पे गाना देख के उसको कॉलर ट्यून रख लेते। तो पहले के जमाने में कॉलर ट्यून के पैसे लगते थे, अब तो उसके भी पैसे नहीं लगते हैं, है ना? तो अभी कितने व्यूज आते हैं कौन से वीडियो को, उसके बेसिस पे वो लोग पैसे कमाते हैं। तो क्या बिजनेस करने का तरीका भी दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है? सोच के देखिए, द एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या पहले के जमाने में ऐसा था क्या कि आप घर बैठे बैठे कोई दूसरे सिटी का होटल बुक कर सकते हैं?
पर हमारा क्या बताइए, हमारा क्या बताइए फास्ट, हमारा ओयो के वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात आती है बेटा क्या, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। देखो एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो आपको इसमें डांस करना है मेरे साथ साथ जल्दी से, है ना। एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं बताओ, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स को एक साथ समझने जाऊंगा तो बड़ी खिचड़ी हो जाएगी। जैसे कि हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट है, हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट है। कौन से बताइए। पहला क्या है, पेपर 1 है अकाउंट्स, देन है आपका लॉ, देन है आपका मैथ्स, एंड देन क्या है आपका इको एंड बीसी के। अगर ऐसा करें तो हम सबकी बुक ओपन कर लेते हैं, सबकी बुक ओपन कर लेते हैं सामने, एंड क्या करेंगे, पहले यहां पे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा होगा क्या, ऐसे चारों सब्जेक्ट एक साथ तुम पढ़ सकते हो क्या। वही बोल रहा है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आप सारे फैक्टर्स को एक साथ समझने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझा। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इवेंट्स arising from different sources. It is difficult to comprehend मतलब understand, it is difficult to comprehend at once the factors constituting the given environment. एक बार में पूरा environment समझ जाए ऐसा बहुत difficult है, इसीलिए हमें उसे पार्ट में समझना चाहिए। एक एक पार्ट पे फोकस करो। पहले आप अकाउंट्स पढ़ो तो सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करो, जब लॉ पढ़ो तो सिर्फ लॉ पे फोकस करो, मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स पे फोकस करो। मतलब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसे एक बार में समझ में आए तो समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसे पार्ट में समझते हैं। याद आ रही बातें, हाँ वापस से करेंगे मेरे साथ साथ। जो करेगा उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, जो नहीं करेगा उसको फटके पड़ेंगे। चलिए वापस से, हमारा एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसे एक साथ समझने जाओ तो समझ में नहीं आता है, इसलिए हम एनवायरनमेंट को पार्ट में समझते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्या एक और बार करें, थम्स अप करके बताइए, क्या एक और बार करें फास्ट जल्दी से। यस, हमारा एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसे एक साथ समझने में नहीं समझ में आता है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट को पार्ट में एनालाइज करना चाहिए। समझ रहे हैं। ओके, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे फास्ट। चलिए 5:15 को लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है, जल्दी फोकस करिए प्लीज। ठीक है, यस आपको दिख रहा है, देखो मेरी स्पीड हल्की सी स्लो ही है, लेकिन अगर आप याद करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इतना ही हुआ था एक्चुअली, तो ये नहीं हुआ था। अभी आज हमारे ये भी हो जाएगा, हम और आगे के ये वाला भी टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यही होता है, थोड़ा सा रिवीजन में मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको रिवीजन में फील नहीं होता रिवीजन चल रहा है, पर सब फास्ट चल रहा है एक्चुअल में, है ना। हाँ ये बात ही ऐसी है ना। चलिए जरा जल्दी से देखेंगे बेटा, प्रियंका जी अनअकैडमी प्लस पे हमने पढ़ाया था ये। चलिए इधर देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखेंगे। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट को जब मैं एनालाइज करता हूं कि मेरे बिजनेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तभी तो मुझे समझ में आता है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज एंड कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं। समझ में आ रही बातें, यस और नो। यस यस, चलिए देखेंगे इधर। ठीक है, प्लीज फोकस करें। तो क्या है, बोलता है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपके लिए हो सकते हैं। समझ रहे? यस, आगे देखें नेक्स्ट,
गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को ही एनालाइज करके मुझे पता चलता है कि मुझे मेरे बिजनेस को, मेरे काम को कौन से एरिया में ग्रो करना चाहिए, कौन से एरिया में एक्सपांड करना चाहिए। जैसे कि मेरा एमवी फूड्स लिमिटेड, आपको पता है कंपनी है एमवी फूड्स लिमिटेड, राइट। मैं इसके अंदर समझ लो बिस्किट बेचता हूं एंड मैं एमवी ओला बेचता हूं, ठीक है। अब मुझे जो है, हाँ अब मुझे जो है मेरे बिजनेस में मुझे पता चला कि मेरे कस्टमर्स को एमवी ओला ज्यादा पसंद आता है और बिस्किट उतने नहीं बिकते, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहता हूं तो एमवी ओला का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। पर ये पता कैसे चला मुझे, एनवायरमेंट में कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने मुझे ये चीज बताई। ये समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ही एनालाइज करके पता चलता है कि हम हमारे बिजनेस में कौन सी चीज में ग्रो कर सकते हैं, कौन सी चीज में एक्सपांड कर सकते हैं, समझ रहे। नेक्स्ट बात आती है कंटिन्यूअस लर्निंग। चूंकि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली अपडेट होते जाता है, चेंज होते जाता है, इसलिए हमारे बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है, अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो बदलते एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को भी क्या कर सके, अच्छी तरीके से चला सके, समझ रहे। नेक्स्ट इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग अभी बहुत जबरदस्त था कि बहुत सारे लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को यूज करते हैं अपना इमेज, अपना गुडविल बिल्ड करने के लिए, अपना इमेज सुधारने के लिए। वो क्या करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की क्या थी, प्रॉब्लम थी, है ना, क्या थी, लाइट्स जाती थी हमारे यहाँ पे, हर हर दिन 3-4 घंटे तो लाइट जाती थी मिनिमम। हाँ, तो क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा लोड आ जाता था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों पे, उसको शेड करते थे, उस लोड को कम करते थे, उसको लोड शेडिंग। तो हमारे घरगुती लोग, जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग होते थे, उनको लगता था यार अगर तुम सारी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री वालों को दे दोगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अगर तुम सारी, क्या बोल रहा हो बताओ, अगर तुम सारी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री वालों को दे दोगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। यस और नो बताइए। यस। तो कुछ फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपने ही फैक्ट्री के अंदर, कुछ फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपने ही फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, समझ रहे हो। अपने ही फैक्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट बनाते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट, कि खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया एंड खुद ही वो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। अब इससे क्या होता है बताओ, इससे क्या होता है, जैसे जनरेटर्स लगा सकते हो आप आपके कंपनी के अंदर, की जनरेटर पे ही चला रहे हो, ऐसा होता है ना, या सोलर एनर्जी आप यूज कर सकते हैं वैसा, ठीक है। तो कैप्टिव पावर प्लांट हमने लगा लिया आपके केस में, बताइए फैक्ट्री के अंदर, एंड अब वो लोगों को जाके बोलेंगी कि देखो घरगुती वाले लोग, अरे देखो देखो अपनी आंखों से देखो इधर, हम तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करते, हम तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, हम तो हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बना देते। इनको लगता है अरे बाप रे, मैं तो क्या सोच रहा था इस फैक्ट्री के बारे में, पर ये तो देव मानुस निकला, समझ रहे हो। तो इमेज बिल्ड करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग कंपटीशन। अरे मेरा कॉम्पिटिटर क्या क्या स्ट्रेटजीज बना रहा है, वो कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कैसे पता चलेगा, एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, एंड जब पता चलेगा तो तब उसके हिसाब से ही मैं मेरे प्रोडक्ट्स को चेंज कर पाऊंगा, अपडेट कर पाऊंगा। वापस से देखें जल्दी से, तो डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जल्दी से, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या एमसीक्यू आता है बताइए, इसमें क्या एमसीक्यू आता है, एकदम चिल टू एमसीक्यू, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स, ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, खत्म। और ऑप्शन डी होता है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या टिक मारोगे क्या टिक मारोगे बताओ, ऑल ऑफ दी अबव को टिक मारेंगे, ठीक है।
चलिए ओके। मैं आपको पहले बता दूं बेटा, 3 सेशंस में आपका बीसीए का चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल भी 4:15 बजे सेशन है ये वाला, राइट। 3 सेशंस में एंड हो जाएगा, ओके। ये लीजिए, कल भी आपका 4:15 बजे ही है, ठीक है। चैप्टर 1 भी बहुत जल्द होगा रितेश, ठीक है, उसका भी आएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। सर could you please upload 1 slide 1 page in मिशन सक्सेस बैच इकोनॉमिक्स नोट्स। अच्छा सिद्धि जी, ठीक है। चलिए यस, तो समझ में आ रही है बातें, बताओ जल्दी से, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए सर नोट्स तो क्या बोल रहे हैं, हाँ तो होने दो बेटा, कोई बात नहीं। चलिए इधर देखेंगे। यस क्या है, पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट बिजनेस के बीच में कैसा बंधन है। तो देखो ये है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ये है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये है आपका एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है वो कि हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ इंफॉर्मेशन देता है, किसको, किसको इंफॉर्मेशन देता है, एनवायरनमेंट को, एंड खुद कुछ इंफॉर्मेशन लेता भी है एनवायरनमेंट से, खुद कुछ इंफॉर्मेशन लेता भी है एनवायरनमेंट से। समझ में आ रही बात है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज जो होती है उन्हें हर साल अपनी बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट अपलोड करनी पड़ती है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, जिसका नाम है mca.gov.in। इस वेबसाइट पे आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट देख सकते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, मतलब क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंफॉर्मेशन देता है क्या एनवायरनमेंट में, हाँ वो खुद इंफॉर्मेशन देता है एनवायरनमेंट में। अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एनवायरनमेंट में बताना पड़ेगा कि उनको ये, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे। जब वो एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एनवायरनमेंट में। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं, है ना। अरे जब कस्टमर को पता चलेगा तभी तो प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। समझ में आ रहा है। यस तो क्या वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को। यस एंड साथ ही साथ क्या एनवायरनमेंट से हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं क्या, क्या इंफॉर्मेशन लेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं, कहां से पता चलेगा, एनवायरनमेंट से पता चलेगा। समझ रहे, तो हम वहां से लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन। अच्छा अगर अच्छा गवर्नमेंट ने क्या कोई लॉ में कुछ चेंजेस किए हैं, कहां से पता चलेगा, एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट है उसको एनालाइज करके आपको पता चलेगा। तो क्या हम वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ओ मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद भी कुछ इंफॉर्मेशन देता है एनवायरनमेंट को एंड खुद भी कुछ इंफॉर्मेशन लेता भी है। ओ समझ मारी बातें, ये पॉइंट है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है ओके। इसमें ये जो है ना, ये जो इंग्लिश में जो भी लिखा है वही चीजें मैंने हिंदी में आपको एक ब्रॉड वे में समझा दी है, ठीक है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट नीचे बात करेंगे कि एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। इस पे बेटा आता है एमसीक्यू, इस पे बेटा क्या आता है बताइए, एमसीक्यू आता है। एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे कि अगर सुनना बात ध्यान से, जैसे कि अगर बताइए फास्ट, अगर जैसे कि आपका मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई चेंजेस आते हैं। अब ये जो चेंज है, मैं कौन हूं बताओ, मैं एमवी ओला का ओनर हूं, मैं एमवी ओला कोल्ड ड्रिंक बेचता हूं। क्या इसका मेरे बिजनेस से कुछ लेना देना है इस चेंज का, मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजेस आते हैं उससे मेरे बिजनेस का कुछ लेना देना है क्या, नहीं। मतलब इस
इस चीज का मैं मेरे बिजनेस में कुछ भी यूज नहीं कर सकता, मतलब ये चीज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ डेटा कहलाती है। लेकिन यही इंफॉर्मेशन जो है, कुछ जो आपके क्या है बताओ, जो आपकी कार कंपनीज होगी, जैसे टीवीएस, टाटा, मारुति, है ना, टीवीएस के टू व्हीलर्स आते हैं, होंडा, राइट, बीएमडब्ल्यू, ये कंपनीज के लिए क्या ये डेटा को वो बिजनेस में यूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स इस चेंज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो इन लोगों के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, ये सिर्फ डेटा नहीं, अब ये इनके लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगा। समझ रहे हो? तो डेटा जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। समझ रहे? वही पॉइंट है, डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। हम सब करके बताएंगे, सबको समझ में आएगी बातें फास्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट्स लेते हैं। क्या इनपुट लेते हैं? बोलता है 5M लेते हो आप, 5M लेते हो इनपुट्स में। कौन से 5M बताइए? तो बोलते हैं मैन, बोलते हैं मनी, बोलते हैं मेथड, मशीनरी एंड मटेरियल। मैन मतलब लेबर्स, क्या आप लेबरर लोगे? यस। मनी, क्या आप बैंक वैंक से लोन पे पैसा ले सकते हैं? यस। मेथड, क्या आप मशीनरीज वगैरह ले सकते हैं? है ना। तो मेथड मतलब क्या कि कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन आप चूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव या क्या कैपिटल इंटेंसिव, है ना। लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे तो मैन ज्यादा लगेंगे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड तो मशीन ज्यादा लगेगी। मशीन कहां से लेंगे? एनवायरमेंट से लेंगे। मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल कहां से लेंगे? एनवायरमेंट से लेंगे। समझ रहे? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप ये सारे इनपुट्स को लेते हो, इन इनपुट्स को आप प्रोसेस करते हो एंड फाइनली क्या बनाते हो? फिनिश गुड्स बनाते हो। क्या बनाते हो? फिनिश गुड्स बनाते हो। अब ये जो फिनिश गुड्स है इसको आप आपके बिजनेस में रखेंगे तो अपने आप पैसा मिलता क्या? क्या इसको बेचने जाना पड़ेगा मार्केट में वापस से एनवायरनमेंट में? यस। तो इसको आप जब बेचने जाओगे वापस से एनवायरनमेंट में, जो कस्टमर्स होते हैं उनसे आपको ये बेचना पड़ेगा, उनको बेचना पड़ेगा। मतलब कि हम एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में सप्लायर्स भी होते हैं, उनसे हम इनपुट खरीदते हैं एंड देन उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं एंड देन आउटपुट बनाते हैं एंड आउटपुट को बेचने के लिए वापस से एनवायरनमेंट में हमें जाना पड़ता है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? यस, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ रही बात है? ओके, तो ये हमको आपको समझा दिया। अब इसमें एक एमसीक्यू आता है जो बच्चा भूल जाता है, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। तो ये भूल जाता है किसको बताओ? इंटरएक्शन प्रोसेस वाले पॉइंट को याद रखना है। हाँ, इंटरएक्शन प्रोसेस वाले पॉइंट को भूल जाते हैं लोग, ठीक है। पर मैंने आपको इतनी बार इसको बार 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 बोल दिया है, इसलिए अब आप भूल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं बार बार इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या है बताओ यहाँ पे, क्या है यहाँ पे बताओ जल्दी से, कि आपका जो है इंटरएक्शन प्रोसेस मतलब क्या? आपके एनवायरनमेंट में जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके नीड्स को समझना, उनके वांट्स को समझना एंड उनके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बना के उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना, इसको बोलते हैं इंटरएक्शन प्रोसेस। परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या क्या कस्टमर की नीड्स है उन्हें समझिए, परसीव कीजिए एंड उनके वांट्स को सेटिस्फाई कीजिए। इस पूरे प्रोसेस को हम इंटरएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। समझा क्या बात है क्या बोल रहा हूं? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे आखिरी, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर आखिरी पॉइंट बेटा, आखिरी दिन का जल्दी से देखेंगे। आज के दिन का आखिरी पॉइंट है, प्लीज फोकस करें। यस, आखिरी पॉइंट जल्दी से देखेंगे। हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है ना, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है बताइए, बोलो ना।
वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने पावर को यूज करके, अपने पावर को यूज करके इंपैक्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है एनवायरनमेंट को। समझ में आ रही बात है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पावर को यूज करके इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके एनवायरनमेंट को। जैसे कि आपका पतंजलि जो है वो अभी एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले सेक्टर में क्या है, क्या हो गया बताओ फास्ट, वो उसका एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। कौन? आपका पतंजलि। तो वो क्या करता है कि वो जब नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करता है तो इसके वजह से एनवायरनमेंट में जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से। फील आ रहा है? तो पतंजलि चूंकि अब इतने बड़े लेवल पे आ गया है तो वो अपने पावर को यूज करके जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, कम प्राइसेस पर लॉन्च करता है, तो ये चीज अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। समझ में आ रही बात है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट एंड वो खुद भी, पतंजलि खुद भी इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से। कैसे? पतंजलि वाला खुद भी एनालिसिस करते रहता है कि लोगों को क्या पसंद है एनवायरनमेंट में, तो बोलता है लोगों को मैगी पसंद है, तो पट से पतंजलि वाला आटा नूडल्स लॉन्च कर देता है। मतलब क्या वो खुद भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि एनवायरनमेंट में लोगों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से हम हमारा प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। ऐसा तो ये वाला पॉइंट है इसमें। क्या बताइए आपका एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, क्या है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो मैंने जो एग्जांपल लिया वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बातें हैं हम कब करेंगे, कल के सेशन में करेंगे नेक्स्ट बातें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे मैं वीडियो को करता हूँ एंड। यस, सो गाइस आई होप कि आप सबको मजा आया होगा आज के सेशन में। सो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज कोड एमबी सर। अगर आपको मुझसे बढ़ के सही में मजा आता है तो एमबी सर कोड को यूज करें ताकि अनअकैडमी को भी पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं प्लस या आइकॉनिक का, जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही जगह पे मिल जाती है। यस, सो एमवी सर कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगेन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।